हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के तहत जो हम लोग क्लास ऐप पर चल रहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को इसमें हम लोग देखेंगे। क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के तहत एप्लीकेशन पर जो सिक्स क्लास एनसीईआरटी था ज्योग्राफी का, उसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। उसी के जो दो चैप्टर है, हमारा देश भारत और भारत की जलवायु, उसके जो कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कह रहा है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है, जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये भारत के कितने राज्यों किन राज्यों से होकर के गुजरती है, उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। इसमें से बताना है कि इनमें से किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। जो सूर्य के जो लंबवत किरण होती है, जो डायरेक्ट किरण पड़ती है, उसकी सीमा रेखा होती है, उसके उस तरफ जो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि सूरज की तिरछी किरणें पड़नी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो रेखा है भारत के से होकर के गुजरती है, और भारत के ये बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो इसके बारे में बताना है कि ये बीचों बीच से किस किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो चलिए देखते हैं कि ये भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ये है भारत का मैप। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत के इस क्षेत्र से होकर के गुजरती है। अगर पश्चिम से पूरब देखा जाए तो कौन कौन हो जाएगा? पश्चिम में देखिएगा यहाँ पर तो पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, तीसरा ये मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पश्चिम से पूरब में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अगर पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के राज्यों से होकर ये गुजरती है। ये 8 राज्य है जिनसे होकर के ये कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है, और भारत को ये 2 भागों में बांटती है। तो इसी का पूछा गया है कि इनमें से किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। पहला गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसकी बात करें तो हम लोगों ने देखा क्या कि गुजरात से गुजरती है, उसके अलावा राजस्थान से गुजरती है, फिर त्रिपुरा से गुजरती है और ये मिजोरम से होकर भी गुजरती है। इन 4 राज्यों से होकर ये गुजरती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी राज्यों से, ऑप्शन के हिसाब से सभी राज्यों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो लिखा गया है कि कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, और यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर ये गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। भारत के जो पड़ोसी देश है, जो भारत की स्थलीय सीमा है, वो कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है, किन किन के साथ लगती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें 6 राज्य देशों के साथ, उसके अलावा 5 देशों के साथ, 8 देशों के साथ या 7 देशों के साथ। तो हम लोगों ने 6 क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा था कि भारत के 7 जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश वो क्या करते हैं? भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। कितने देश? 7 जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। इनमें से कौन कौन? तो सबसे पहले बात करें उत्तर पश्चिम की, तो ये है अफगानिस्तान। ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक पड़ोसी देश है। उसके अलावा बात कीजिएगा यहाँ पर इस तरफ, तो यहाँ पर ये चाइना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा तो ये नेपाल, उसके अलावा भूटान, यहाँ पर ये म्यांमार, इधर बांग्लादेश पूरब में, और इधर पाकिस्तान जो है से भारत के साथ क्या करती है? स्थलीय सीमा बनाती है। तो कितने देश हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 देश है जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। उसके अलावा 2 और देश हैं जिनके साथ भारत के क्या लगती है? जलीय सीमा लगती है, और ये भारत के साथ अपनी जलीय सीमा साझा करते हैं। एक है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में स्थित, यहाँ पर ये श्रीलंका,
श्रीलंका, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर, तो ये मालदीव। कौन कौन? तो ये श्रीलंका और भारत के जो एक पड़ोसी देश है मालदीव, इसके साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7। ये 7 देशों के साथ भारत की पड़ोसी सीमा लगती है। यहाँ व्याख्या दिया गया है कि भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। ये देश है चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है और 2 देश मालदीव और श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत के कौन से पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? ऑप्शन है चीन, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा म्यांमार और चौथा बांग्लादेश। इनमें से बताना है कि सबसे लंबी सीमा रेखा जो है भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा सबसे लंबी है वो क्या है? वो है ये भारत और बांग्लादेश की सीमा, जो कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है, जो सबसे अधिक लंबी सीमा है जो भारत का बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे नंबर पर बात करें तो ये इंडिया और चाइना का जो सीमा है, इंडिया और चाइना का जो सीमा है यहाँ से यहाँ, उसके अलावा ये क्षेत्र, इसके साथ भारत कितनी लंबी सीमा लगती है? तो वो 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर बात करें तो तीसरे नंबर पर क्या है? इंडो पाक बॉर्डर, जिसके साथ भारत की कितनी सीमा है? तो ये है 3323 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इसके बाद कौन है, तो देखिएगा भारत की जो नेपाल के साथ सीमा है वो है यहाँ पर, कितना है ये? 1751 किलोमीटर। ठीक है, उसके अलावा बात करें उसके बाद कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा ये म्यांमार का क्षेत्र है, इसके साथ भारत की जो सीमा लगती है वो 1643 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बात करें कि इसके बाद कौन है, तो यहाँ देखिएगा ये अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है, कितनी है? तो ये मात्र 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की भूटान किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ हो जाएगी? तो सबसे लंबी की बात करें तो ये बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा भारत की स्थलीय सीमा लगती है। इसकी व्याख्या की बात करें तो दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी सीमा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। सबसे कम 106 किलोमीटर किसके साथ? तो ये अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? भारत में जो 28 राज्य है उनमें से कौन ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसकी लगती है? ठीक है, वो 3 तरफ से विदेशी क्षेत्र से घिरे हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जो 2 राज्य है भारत के, कितने राज्य? 2 राज्य है जो क्या है? 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनके 3 तरफ विदेशी क्षेत्र से वो घिरे हुए हैं। कौन कौन? तो इसको देखते हैं हम लोग मैप पर। तो देखिए, पहला है यहाँ पर सिक्किम, ये सिक्किम, ये क्या है? 3 तरफ से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बनाती है। एक तरफ ये नेपाल के साथ, दूसरी तरफ ये भूटान के साथ और तीसरी तरफ ये चाइना तिब्बत का क्षेत्र, ठीक है, इसके साथ ये सीमा बनाती है। तो सिक्किम क्या है? 3 तरफ से विदेशी क्षेत्र से ये घिरा हुआ है। उसके अलावा बात करें एक यहाँ पर राज्य है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा नाम है क्या इसका? त्रिपुरा, त्रि मतलब 3, तो ये क्या है? 3 तरफ से भी ये क्या है? विदेशी क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो कौन सा देश से घिरा हुआ है? तो ये बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है। ये पूरा क्षेत्र किसका है? तो ये पूरा क्षेत्र है बांग्लादेश का। ये 3 तरफ से क्या है? ये तीनों तरफ से बांग्लादेश के साथ ही घिरा हुआ है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिक्किम, सिक्किम और दूसरा बात करें तो त्रिपुरा। तो कौन कौन से 2 राज्य हैं
जिनकी सीमा तीन तरफ से विदेशी क्षेत्र से लगती है। तो क्या हो जाएगा, एक सिक्किम और दूसरा ये त्रिपुरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा। व्याख्या दिया गया यहाँ पर कि सिक्किम एवं त्रिपुरा तीन तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन से तीन तरफ से घिरा है, तथा त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीन तरफ से क्या है, ये घिरा हुआ भारत का राज्य है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के ऐसे कितने राज्य संघ राज्य क्षेत्र है जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत में जो कितने ऐसे राज्य हैं जो कम से कम 2 क्षेत्र क्या कह रहा है, कम से कम 2 देशों के साथ, 2 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन ऐसे 2 राज्य भारत के जो कम से कम 2 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, इनको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर 8, 7, 9 और 6, इनमें से कितने राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ 2 या अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं मैप पर। तो सबसे पहले देखिएगा इधर, तो यहाँ पर ये लद्दाख का क्षेत्र, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये क्या करती है, एक तरफ ये अफगानिस्तान, दूसरी तरफ पाकिस्तान और इधर ये चीन से घिरा हुआ है, ठीक है। तो एक हो जाएगा लद्दाख। दूसरा बात करें तो ये उत्तराखंड की बात करें तो ये चाइना के साथ ही सीमा बनाती है, उसके अलावा ये नेपाल के साथ भी अपनी सीमा बनाती है। दूसरा क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद जब आगे आइएगा तो देखिएगा यहाँ पर सिक्किम, ठीक है, ये क्या करती है, नेपाल, चीन और भूटान के साथ, तो क्या हो जाएगा ये सिक्किम, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश, इधर चीन और इधर देखिएगा तो ये म्यांमार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बात करें तो जब इधर आइएगा आगे तो यहाँ पर देखिए ये मिजोरम, ये क्या है, इधर बांग्लादेश और इधर ये म्यांमार, तो क्या हो जाएगा ये मिजोरम, ठीक है। उसके बाद बात करें कि यहाँ पर देखिएगा एक है पश्चिम बंगाल, ये क्या करती है, बांग्लादेश, उसके अलावा नेपाल और उसके अलावा भूटान से ये अपनी सीमा साझा करती है। उसके अलावा यहाँ देखिएगा तो ये असम क्या करती है, ये भूटान के साथ, उसके अलावा बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा ये साझा करती है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे राज्य है भारत के जो 2 या अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, सबसे ऊपर लद्दाख, उसके अलावा उत्तराखंड, फिर सिक्किम, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नीचे यहाँ पर मिजोरम, उसके अलावा पश्चिम बंगाल और ये असम जो है। 7 ऐसे राज्य है भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ, 2 या अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी 7। यहाँ व्याख्या दिया गया है कि लद्दाख कितने लद्दाख संघराज्य क्षेत्र पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के साथ, उत्तराखंड नेपाल और चीन के साथ, सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन के साथ, अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार के साथ, असम की बात करें तो भूटान और बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। अब मिजोरम की बात करें तो ये बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अपनी सीमा ये साझा करती है। अगला छठा प्रश्न कह रहा है कि विंध्यन एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है। हम लोगों ने 6 क्लास के एनसीईआरटी में हमारा देश भारत पढ़ा था, चैप्टर जो 7 चैप्टर है, 7वां चैप्टर, उसमें इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि विंध्यन और सतपुरा के बीच से कौन सी नदी बहती है। ऑप्शन है पहला तापी, दूसरा नर्मदा, तीसरा चंबल और चौथा सोन। इनमें से कौन ऐसी नदी है जो विंध्यन और सतपुरा श्रेणी के बीच से बहती है। तो इसको हम लोग देखते हैं मैप पर। देखिए ये है विंध्यन पर्वत, ये विंध्यन पर्वत जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, उत्तर भारत के जल प्रवाह को दक्षिण भारत के जल प्रवाह से ये अलग करती है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये है सतपुरा, ठीक है। तो ये विंध्यन और सतपुरा के बीच एक नदी बहती है ये, और जा कहाँ गिरती है, तो ये अरब सागर में, अरब सागर, और ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। ये क्या है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। और निकलती कहाँ से है, तो ये अमरकंटक से,
अमरकंटक से ये निकलती है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नर्मदा। नर्मदा जो क्या होती है, विंध्यन और सतपुरा श्रेणी के बीच से बहती है। क्यों ये पश्चिम तरफ बहती है? तो क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है और उस भ्रंश घाटी के जो ढाल है किस तरफ है? तो वो पश्चिम की तरफ है। और ये पश्चिम क्या होता है, पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। यहाँ व्याख्या दिया गया है कि नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्यन पर्वत श्रेणी है तथा दक्षिण में क्या है? सतपुरा पर्वत श्रेणी। अर्थात नर्मदा नदी विंध्यन और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। ये किसके बीच बहती है? तो विंध्यन और सतपुरा श्रेणी के बीच से होकर ये बहती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से बताना है कि जो तापी नदी है उसके बारे में इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि तापी नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। इसको हम लोग देखते हैं कि तापी नदी कहाँ है? सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में। देखिए ये है सतपुरा, ठीक है। उसके अलावा नीचे देखिएगा तो यही है तापी, ठीक है। ये कहाँ है? ये तापी, ये भी कहाँ गिरती है? तो ये अरब सागर में, और अरब सागर में गिरने वाली ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो बात करें तो ये किसके दक्षिण में है? तो ये सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। इस हिसाब से क्या है, ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, कि तापी नदी क्या है? सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। उसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के बारे में कहा जा रहा है कि ये भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र ऐसी नदी है जो कहाँ बहती है? पश्चिम की तरफ बहती है। और हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि जो सबसे लंबी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहने वाली, वो कौन है? वो है नर्मदा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाएगा। ये एकमात्र नहीं है, ऐसी कई नदियां हैं जिसमें से सबसे बड़ी नर्मदा है, ठीक है, जो पश्चिम की ओर बहती है। अगला ऑप्शन कह रहा है स्टेटमेंट कि तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। तापी नदी के उत्तर में क्या है? अजंता और सतमाला पर्वत श्रेणी स्थित है। ये सही है या गलत, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये अजंता है, ठीक है, और ये सतपुरा, और इसके बीच जो ये बह रही है नदी, यही क्या है? ये है तापी नदी। तो ये क्या है? जो अजंता श्रेणी है वो कहाँ पर है? वो तापी नदी के दक्षिण में है। और स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि ये तापी नदी के उत्तर में स्थित है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक, केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या दिया गया है केवल कथन एक सत्य है तथा कथन 2 एवं 3 असत्य है। तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है और अजंता सतमाला पर्वत श्रेणी तापी नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इनका सही क्रम बताइए। हिमालय क्या है? ये नवीन वलित पर्वत है, एक मुर्दार पर्वत है जिसमें विश्व की जो सबसे लंबी लंबी पर्वत श्रृंखला है कहाँ पाई जाती है? इसी में पाई जाती है। और ये इसके निर्माण के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक महान हिमालय, उसके अलावा लघु हिमालय, उसके अलावा शिवालिक। ठीक है, उसको बताना है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में किसका निर्माण पहले हुआ, किसका उसके बाद हुआ, या किसके उसके बाद कौन हुआ, या उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच इसका क्रम क्या है, इसमें से पहले कौन है उसके बाद कौन है। तो देखिए यहाँ पर ये है हिमालय का क्षेत्र, है कि नहीं? यहाँ देखिएगा तो ये सबसे ऊपर है, इसको कहा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा बात करें जो ये है, इसे कहा जाता है ग्रेटर हिमालय। इसे क्या कहा जाता है? महान हिमालय। महान हिमालय, या इसे ही कहा जाता है हिमाद्री। इसी का एक और नाम क्या है? एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसका नाम क्या है? हिमाद्री। उसके अलावा ये जो है इसे कहा जाता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। लघु हिमालय, या इसे ही कहा जाता है हिमाचल हिमालय। एनसीईआरटी क्या कहता है इसको? हिमाचल हिमालय। ठीक है, उसके बाद बात करें ये जो भाग है, ये इसे कहा जाता है ये शिवालिक, जो सबसे नवीन है। शिवालिक, ठीक है, जो नवीन है।
तो क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके अलावा नीचे में ग्रेट हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय और नीचे शिवालिक। क्रम की बात करें उत्तर से तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। और दक्षिण से उत्तर की बात करें तो शिवालिक, उसके बाद बात करें तो लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, या उसके बाद बात करें तो ये ग्रेट हिमालय। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक। ठीक है, ये इसका उत्तर से दक्षिण का क्रम है। इसमें दिया गया है कि उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए क्या है, संतरी का कार्य करता है। हिमालय का मतलब क्या होता है, हिम प्लस आलय, मतलब बर्फ का घर। और ये हमारे लिए क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है विदेशी आक्रमण से। जो उत्तरी सीमा है उसकी रक्षा हमारी हिमालय करता है। उसके अलावा हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या इसे ही हिमाद्री कहते हैं। उसके अलावा मध्य हिमालय या इसे ही हिमाचल हिमालय कहते हैं। जो हिमाद्री क्या है, दक्षिण में स्थित है। शिवालिक की बात करें तो ये सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 9वां प्रश्न के नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। कौन कौन, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इनमें से कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी नदियां हैं चारों में जो डेल्टा बनाती है। तो देखिए, जो भारत के जो इस तरफ पूरब की तरफ जो नदियां बहती है, ठीक है, वो सारी नदियां क्या करती है, वो डेल्टा बनाती है। क्योंकि इस तरफ का जो ढाल है बहुत ही मंद है। ठीक है, नदी जब मुहाना बनाने जाती है, जहां पर बनाती है बंगाल खाड़ी में, वो क्षेत्र क्या है, बहुत ही मंद है। इसलिए जो भी अवसाद अपने साथ लेके जाती है वो क्या करती है, वहां पर उसको जमा कर देती है। और उन्हीं अवसादों से क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। उसके अलावा बात करें जो इस तरफ का जो क्षेत्र है, जो अरब सागर के तरफ का, इस तरफ क्या होता है कि इस तरफ एकदम खड़ी ढाल है। और खड़ी ढाल से जो नदियां नीचे गिरती है तो वो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण न करके किसका निर्माण करती है, तो वो ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, तो ये ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। जो बंगाल खाड़ी में गिरती नदियां वो डेल्टा का, जो अरब सागर में गिरती है वो किसका निर्माण करती है, वो ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। अब इसमें से जो 4 ऑप्शन है इनको देखना है कि ये किस तरफ बहती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें महानदी की, तो महानदी ये निकलती है इस तरफ छत्तीसगढ़ तरफ से, और कहाँ गिरती है, बंगाल खाड़ी में। और अपना ये मुहाना ये पारादीप के पास, बंगाल खाड़ी के पास ये अपना मुहाना बनाती है और यहीं पर ये डेल्टा बनाती है। उसके अलावा ये त्रयंबकेश्वर पठार से निकलने वाली गोदावरी, ये भी बंगाल खाड़ी में गिरती है और अपना मुहाना, ये मुहाने पर डेल्टा जमा करती है। उसके अलावा है कृष्णा नदी, ये भी क्या करती है, अपना मुहाना बनाती है बंगाल खाड़ी में और डेल्टा का निर्माण करती है। और ये कावेरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक में निकलने वाली जो नदी है कावेरी, ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल खाड़ी में, और ये डेल्टा का निर्माण करती है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके उपर्युक्त सभी, इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को में से कौन सा या से कथन सही है। पहला, विश्व का सबसे बड़ा ये डेल्टा है। ठीक है, उसके अलावा इस डेल्टा की आकृति क्या है, त्रिभुजाकार है। तो हम लोगों ने जो 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन है, वो सुंदरवन का डेल्टा है। वो क्या है, वो सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये निर्मित है। और इसकी आकृति की बात करें तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। और इस क्षेत्र में जो सुंदरी नामक वृक्ष है, सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष, सुंदरी नामक वृक्ष के कारण क्या किया गया है, इस क्षेत्र का नाम सुंदरवन रखा गया है, इसलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि यहाँ दिया गया व्याख्या में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति क्या है, ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, उसके अलावा डेल्टा स्थल का वह भाग है होता है जहाँ नदी मुहाने पर बनाता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है
उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा द्वीप है जो परवाल द्वीप है, ठीक है, जो परवाल भित्तियों से निर्मित है। परवाल एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं, उनसे निर्मित जो द्वीप है भारत का वो कौन है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप और ये पंबन द्वीप। जो भारत में जो दो प्रमुख द्वीप है बड़े बड़े, जो एक कहाँ पर है अरब सागर और दूसरा कहाँ पर है वो बंगाल की खाड़ी में। तो जो बंगाल की खाड़ी में है वो क्या है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसके अलावा लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। और यही जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ये क्या है, परवाल भित्तियों से निर्मित है। परवाल भित्तियों से निर्मित है। परवाल एक प्रकार के समुद्री जीव होते हैं जिनके जो खोल होता है, जिनके ऊपर जो परत होता है वो किसका बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसके बने होते हैं ये, कैल्शियम कार्बोनेट के। जब इनमें से किसी जीव की मृत्यु होती है तो क्या होता है, इस तरह से वो जमा होते जाते हैं, इस तरह जमा होते हैं। जब दूसरा मरता है दूसरे जीव तो क्या होते हैं, इस तरह से परत दर परत उसके ऊपर जमा होते जाते हैं। जो दूसरे जीव होते हैं जीवित वो इस पर बैठकर रहते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जब उनकी मृत्यु होती है तो इस तरह से क्या होता है, द्वीपों का मतलब क्या होता है, परवाल भित्तियों द्वारा परतों का निर्माण हो जाता है समुद्र के नीचे। और यही क्या होता है, धीरे धीरे समुद्र के जब बाहर आ जाते हैं तो इस पर क्या हो जाता है, द्वीपों का निर्माण हो जाता है। और ये किससे बने होते हैं, तो ये परवाल भित्तियों से। और भारत का जो लक्षद्वीप है वो किससे निर्मित है, तो वो परवाल द्वीपों से निर्मित है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। यहाँ पर यही है पूरा जो है ये लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह, ठीक है। ये क्या है लक्षद्वीप, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है, तो ये अरब सागर में। और ये केरला के पास स्थित है, कोचीन के पास, ठीक है। और यही क्या है, ये परवाल भित्तियों से निर्मित है। इसमें दिया जा रहा है व्याख्या, भारत में दो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न कर रहा है कि मानसून जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है उसके बारे में बताना है। पहला है अरबी, दूसरा फारसी, तीसरा लैटिन और चौथा ये संस्कृत भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है, जो मानसून हमारे भारत में आता है जिसके ऊपर पूरी भारत की कृषि अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, वो किस भाषा का शब्द है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मानसून की हम लोग बात करें तो ये अरबी भाषा का शब्द, अरबी भाषा के शब्द मौसिम, मौसिम से इसकी उत्पत्ति हुई है। किस भाषा से, अरबी भाषा के जो शब्द है मौसिम, उससे इस अरबी भाषा के मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, मौसम, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि मौसम का मतलब क्या होता है, मौसम, ठीक है। इसी अरबी भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये भारत में मानसून जो है से जून के महीने में आता है, केरल के तट से टकराता है, उसके अलावा धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल जाता है। इस पर भारत की बहुत सारी चीज़ जैसे कृषि अर्थव्यवस्था इसी पर निर्भर करती है। अगर अत्यधिक मात्रा में अच्छी बारिश होती है, मानसून अच्छी आता है तो क्या होता है, अच्छी खेती होती है। अगर नहीं आ पाता सही से तो क्या होता है, खेती जो फसल जो है से बहुत कम इसकी उपज हो पाती है। तो ये किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। यहाँ दिया जा रहा है कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका क्या होता है अर्थ, मौसम होता है। अब मौसम किसे कहते हैं, तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। जो दिन प्रतिदिन, सुबह में ठंडी मौसम है, दिन धूप हुआ, उसके अलावा बारिश हो गई, तो क्या होता है, जो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन जो बदलाव हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, उसे ही मौसम कहा जाता है। और जो मौसम है वो किसी स्थान पर, किसी क्षेत्र में 30-35 वर्षों तक जो मौसम का औसत होता है, मौसम का जो एवरेज है 30-35 वर्षों के बीच, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जलवायु, ठीक है। किसी क्षेत्र में जो 30-35 वर्ष के मौसम के औसत को जलवायु कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 13वां कि भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो भारत में जो वर्षा का जो पैटर्न है
वो क्या है, इस तरफ से, यहाँ से जाती है हवाएं इस क्षेत्र में, उसके अलावा इस तरह से हवाएं जाती है कहाँ से, तो ये हिंद महासागर के क्षेत्र से, और इसके कारण क्या होता है, भारत में बारिश होती है। तो ये जून के महीने में आता है, और सबसे पहले कहाँ टकराता है, तो ये केरल के इस क्षेत्र में जो पश्चिमी घाट का इलाका है उसमें ये पहाड़ी क्षेत्रों से टकराता है, अत्यधिक मात्रा में बारिश करती है। क्यों कि जो गर्मी का मौसम होता है उस समय भारत में क्या होता है, गर्मी के कारण स्थलीय क्षेत्र में लो टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर रहता है, इसलिए जो प्रेशर होता है वो निम्न दाब का प्रेशर होता है, ठीक है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, जो हवाएं होती है यहाँ का स्थान लेने के लिए इस तरफ आती है, और अपने साथ क्या होती है, वो समुद्री क्षेत्र को पार करके आती है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में अपने साथ आर्द्रता लाती है। और जब ये पहाड़ी क्षेत्र में केरल के पास जब टकराती है तो क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में बारिश करती है, और इस धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरे भारत में फैल जाता है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे राज्य भी है जहाँ पर क्या होता है कि इस मानसून के कारण गर्मी के दिनों में बारिश नहीं होती है, ये ठंड के दिनों में यहाँ पर बारिश होती है। और वो क्या होता है, जब उत्तर पूर्व इस तरफ से जो बारिश वापस होती मानसून वापस होता है, ये भारत का नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट, ये हवाएं कहाँ जा रही है, तो ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम से जा रही है, इसलिए इसे क्या कहता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। और जब ये वापस आती है तो ये नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व मानसून है। इसके कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बारिश होती है। और जाते वक्त क्या होता है कि ये जो हवाएं जा रही है बंगाली खाड़ी से, वे इस तरफ नहीं आती है तमिलनाडु की तरफ, ये समानांतर पैरेलल आगे बढ़ जाती है और पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के राज्यों की तरफ चली जाती है, इसलिए इन क्षेत्रों में उस वक्त बारिश नहीं होती है। और जब ठंड के मौसम आता है, जब उत्तर पूर्व मानसून लौटता है, तो उस समय जो उत्तर पूर्व मानसून के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है। इसलिए हम लोग सुनते हैं कि तमिलनाडु में क्या हो रहा है कि ठंडी के मौसम में बाढ़ आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहाँ दिया जा रहा है, देखिए गर्मी का दिन है, इसमें क्या होता है कि हवाएं इस तरफ से जाती है, भारत में प्रवेश करती है, और इस तरफ से, ठीक है, यहाँ से। लेकिन ये जो तमिलनाडु का ये क्षेत्र है, ये क्या होता है, खाली रह जाता है मानसून से, और जब वापस इस तरफ से आती है नॉर्थ ईस्ट से हवाएं, तो क्या होता है, इन क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश करती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ दिया जा रहा है कि शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, और यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व का जो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया गया था, हम लोगों ने इसको पढ़ा है। पहला ऑप्शन है पंचमढ़ी, चेरापूंजी, मासिनराम और ये ऊटी। तो भारत में सबसे अधिक बारिश की हम लोग बात करें तो वो कहाँ पर है, तो वो मेघालय, भारत का जो राज्य है मेघालय। मेघालय का क्या होता है, मेघ प्लस आलय, मतलब मेघ मतलब बारिश और आलय मतलब घर, मतलब मेघों का घर मतलब मेघालय। इसका जो एक जगह है खासी पहाड़ी के पास, जिसका नाम क्या है, मासिनराम। मासिनराम, यहाँ पर क्या होती है, दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है। विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा कहीं होती है तो वो कहाँ, तो भारत के वो मेघालय में होती है। और ये कहाँ पर, तो ये मासिनराम में होती है। और ये कहाँ पर है, तो ये खासी पहाड़ी के पास, खासी पहाड़ी जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी है, 3 पहाड़ी महत्वपूर्ण मेघालय की, उसमें ये खासी पहाड़ी के पास ये स्थल स्थित है। और ये जो पहाड़ी क्या है, ये कीप के आकार का है, जो तेल डालने वाला कीप होता है उस आकार की इसकी आकृति है। और इसमें क्या होता है कि नमी वाली जो हवाएं है जो जाती है उत्तर पूर्व के क्षेत्र में, वो इसमें प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन जब इसको बाहर निकलने के ये प्रयास करती है तो ये पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के साथ क्या होती है, ये ठंडी होती है और अत्यधिक मात्रा में क्या करती है, उस क्षेत्र में बारिश करती है। इसलिए मासिनराम में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मासिनराम। यहीं पर है ये मेघालय, ये मासिनराम मेघालय, ये पूरा इसी में ये जगह है, ये मासिनराम, यहीं पर सबसे अधिक दुनिया में बारिश होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, इसको भी हम लोगों ने एनसीईआरटी के जो क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 8 जो है उसमें हम लोगों ने वनों के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ा था। उसमें इसका आंसर दिया गया था कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं।
तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की हम लोग बात करें तो किस क्षेत्र में होती है, तो जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र में क्या होता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की वर्षा वन देखने को हमें मिलता है। और ये किस क्षेत्र में, तो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और ये क्या होते हैं, बहुत ही घने होते हैं, ये बहुत ही घने जंगल होते हैं। और ये घने इतने होते हैं कि सूरज की जो प्रकाश है, सूरज की जो किरण है इसके सतह पर नहीं पहुंच पाती है। और ये जो वृक्ष होते हैं इसमें बहुत लंबे लंबे होते हैं, ये 60 सेंटीमीटर तक ऊंचे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें इसमें अगर कोई नदी अगर बहती है इसके बीच से तो ऊपर से देखने पर ये लुप्त मालूम हमको प्रतीत होती है, ये दिखाई नहीं देती जो इससे नदियाँ बहती है। उसके अलावा रोजवुड आबूनस, रोजवुड आबूनस, आबूनस, महोगनी, महोगनी क्या है, इसके महत्वपूर्ण वृक्ष है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन के क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। और ये जो इनमें पत्ती गिराने का, जो पेड़ के द्वारा पत्तियां गिराई जाती है पतझड़ के मौसम में, वो क्या होता है, इस क्षेत्र में जो भी वृक्ष पाए जाते हैं उनमें जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ती गिराने का समय होता है वो अलग अलग होता है। साल में कोई किसी महीने में गिराता है, कोई अगले महीने में गिरा किसी महीने में गिराता है। इसके वजह से क्या होता है कि ये जो क्षेत्र है हमेशा हरा भरा ही दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहता है, सदाबहार वन या एवर ग्रीन फॉरेस्ट इसको कहा जाता है। और ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसकी हम लोग बात करें तो ये जो है इस क्षेत्र में पश्चिमी घाट के क्षेत्र, उसके अलावा कुछ तमिलनाडु के इस क्षेत्र में, उसके अलावा यहाँ पर और यहाँ ये उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में ये पाया जाता है। उसके अलावा ये अंडमान निकोबार के क्षेत्रों में भी पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ हो जाएगा, अंडमान निकोबार, ठीक है। उसके अलावा उत्तर पूर्व के राज्य, पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र ये नहीं होगा क्योंकि ये इन्हीं 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ दिया जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बहुत अधिक होती है ये और इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। और ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलता वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। उसके अलावा भारत में ये अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों और पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 16वां कि हमारे देश में के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देश में जो है हम लोगों ने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ा था 6 क्लास के 8वें चैप्टर में, उसमें दिया गया था कि जो सबसे अधिक मात्रा में वन है भारत में वो किस कैटेगरी के है, वो किस उष्णकटिबंधीय के हैं या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के हैं या पर्वतीय वन के हैं या मैंग्रोव वन के हैं। तो ये इसमें जो है दिया गया कि सबसे अधिक वर्षा जो वन है हमारे देश में किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं। और इन वनों का विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है उन क्षेत्रों में क्या होता है, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण वृक्ष की बात करें तो साल, ठीक है, सागवान, शीशम इत्यादि इसके महत्वपूर्ण वृक्ष है। ठीक है, और ये जो इसमें जो वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं ये क्या करते हैं, साल के किसी मौसम में क्या होता है, एक मौसम में ये अपने सारी पत्तियों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं, इसलिए इसे क्या कहता है, इसे पतझड़ वन कहा जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है, ये है क्या, ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष है और इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो पतझड़ का मौसम आता है उसमें सारी पत्तियां गिरा दी जाती है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ दिया जा रहा है व्याख्या कि हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं और इन वनों को क्या कहता है, इनको एक और बात नाम मानसूनी वन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कम घने होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के मुकाबले ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इसे क्या कहता है, इसे पतझड़ वन कहा जाता है। 17वां प्रश्न कह रहा है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। इसको भी हम लोगों ने पढ़ा था 6 क्लास के एनसीईआरटी में कि जो वन्य जीव सप्ताह है, वनों के संरक्षण के संबंधी जो सुरक्षा उपाय है, जो लोगों को जागरूक किया जाता है ये दिवस मना करके, वो किस महीने में मनाया जाता है।
ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में, या सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में, या नवंबर के आखिरी सप्ताह में। ये किस महीने के पहले सप्ताह या आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है, कि लोगों को वन्य जीवों के संबंधित उनकी रक्षा के लिए जागरूक किया जा सके। तो इसकी बात करें तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि ये अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इसके डिटेल की बात करें तो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता को लाई जा सके। आखिरी प्रश्न है कि भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है। भारत में जो जंगली गधा है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गिर वन, सुंदरबन, कच्छ के रण, या पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। इनमें से किस क्षेत्र में जो है जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान स्थित है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात के कच्छ के रण के क्षेत्र में ये इनका जो है से जो जंगली गधे हैं इनका प्राकृतिक निवास स्थल है। उसके अलावा बात करें गिर वन जो है, इसमें क्या होता है, एशियाई शेर का ये प्राकृतिक निवास स्थल स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कच्छ के रण। इसके डिटेल की बात करें तो यहाँ दिया जा रहा है कि भारत में जंगली गधे के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कच्छ के रण। तो ये थे जो हम लोगों के द्वारा जो ऐप पर जो एनसीईआरटी सीरीज चलाया जा रहा है, उसमें जो हम लोगों ने 6 क्लास एनसीईआरटी पढ़ा था उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे, ठीक है। आगे भी हम लोग और भी जो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी और भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लेकर के हम लोग हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।